नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात सोशल मीडिया की ताकत और उसके गलत इस्तेमाल की। आज सोशल मीडिया को कम्युनिकेशन यानी संवाद का सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म माना जाता है। छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं पर सोशल मीडिया का दखल समाज में बढ़ा है। कई मामलों में इससे लोगों को मदद भी मिली है, लेकिन ज्यादा चर्चा इसकी नकारात्मक भूमिका को लेकर है। बेंगलुरु में एक विवादित फेसबुक पोस्ट को लेकर हालात इस कदर खराब हुए कि पूरा शहर संगीन के साए में है। सवाल यह है कि सोशल मीडिया सामाजिकता बढ़ाने की जगह अमन चैन के लिए मुसीबत क्यों बन रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी अमन चैन बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो क्या होना चाहिए? आखिर इसकी सीमा क्या है? प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाइयां अक्सर इस बात से प्रेरित होती हैं कि सत्ताधारी दल की विचारधारा क्या है। क्या हमारा समाज सभ्यता के दायरे में विचार विमर्श करने लायक नहीं है, या निहित राजनीतिक स्वार्थों के तहत उसे ऐसा बनाया जा रहा है? अगले आधे घंटे हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पवन दुग्गल, जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, कुर्बान अली साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिहर रघुवंशी हैं, जो सह मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली बीजेपी के, और डॉक्टर मिराज हुसैन, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत करते हैं हम पवन जी के साथ। पवन जी, जिस तरीके से हम आज सोशल मीडिया का स्वरूप देख रहे हैं और जितने खतरे हमारे सामने अब खड़े हो गए हैं, खास तौर पर देश में जिस तरह का एक कहा जाए विद्वेष फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा कि राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ, लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनके खिलाफ अनाप शनाप उसी वक्त लिखने उसने शुरुआत कर दी जब उनका जनाजा भी नहीं उठा था। आखिर क्या आपको लगता है कि कानून में किसी तरह का प्रावधान है इसको रोके जाने का, या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो एक बुनियादी बात है लोकतंत्र में, उसको देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता? देखिए, सोशल मीडिया आज जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन समस्या यह है कि उसको संपूर्णतः रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो कानून मौजूद होने चाहिए वो भारत में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हमारे पास भारत में केवल एकमात्र कानून है इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और उसे हम भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून बोलते हैं। ये वो कानून है जो भारत में न केवल इंटरनेट, साइबर स्पेस, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के मामलों को पूरी तरीके से कवर करता है। लेकिन हमें समझना होगा कि कानून भारत का 20 साल पुराना है, और उसमें एकमात्र जो संशोधन हुए थे वो सन 2008 में हुए थे, जिस दौर में सोशल मीडिया आ तो गया था लेकिन इस दौर पर नहीं पहुंचा था और इतनी मैच्योरिटी उसने अचीव नहीं करी थी। लिहाजा 2008 के संशोधनों में भी भारत के साइबर लॉ में हमने पाया कि कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया। एक ही प्रावधान डाला गया था, धारा 66 भारत के आईटी एक्ट में, जिसके अंतर्गत ये दंडनीय अपराध बनाया गया था जब आप कोई ऐसी चीज को प्रकाशित करते हैं या भेजते हैं जो आपको पता है कि झूठ है, लेकिन इसलिए भेजी जा रही है ताकि लोगों को के अंदर राग, द्वेष, हेट्रेड फैलाई जा सके, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया जा सके। उस प्रावधान का अक्सर इस्तेमाल भारतवर्ष में होता था सोशल मीडिया के नियंत्रण हेतु, लेकिन 2015 में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि ये धारा 66 गैर कानूनी है क्योंकि संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करती, इसे उसे गैर संवैधानिक घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया था। उस जमाने से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक वाइल्ड जंगल वाली कहानी आ गई है सोशल मीडिया को लेकर। उसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, तो लोगों को भी लगता है कि चलिए उन्हें लाइसेंस है कि वो जो कुछ भी करना चाहें करते हैं। भूल जाते हैं कि भारत के जो आईटी एक्ट है उसमें और कुछ प्रावधान है जिसके तहत आपको बुक किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान है जिसके तहत आपको विभिन्न जुर्मों के लिए बुक किया जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज देखने में आता है कि पुलिस की बहुत ज्यादा कोई इच्छुकता नहीं होती जब वो सोशल मीडिया पर इस तरह के मामलों को डील करती है। अधिकांश मामले तो खैर डिजिटल ही होते। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा, पवन जी आपके पास फिर आएंगे, कहीं ना कहीं इसमें यह भी होता है कि साहब जो सत्ताधारी दल है उसकी इच्छा क्या है। हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी हैं। हरिहर जी बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली के। हरिहर जी, अभी हमने कल ही देखा आपकी पार्टी के एक नेता कपिल मिश्रा, बड़े मकबूल नेता है आपके, पिछले दिनों अचानक अपने बयानों की वजह से आप सबको पीछे छोड़ के बहुत आगे पहुंच गए। वो एक पोस्ट शेयर करते हैं और बताते हैं कि जो
हमारे मरहूम राहत इंदौरी साहब थे, वो तो इस्लामी आतंकवाद फैला रहे थे। क्या आपकी पार्टी के नेताओं को ऐसा शोभा देता है? देखिए, राहत इंदौरी साहब एक ऐसे शायर थे जिसको हर समाज के लोग जिनकी इज्जत करते थे, जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में और ऐसे समय में जब उनका इंतकाल हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी भावना, उनके परिवार को, उनके चाहने वालों की भावना को चोट पहुंचे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कपिल मिश्रा जी ने ऐसा कहा है तो उससे पार्टी का हमारे कोई लेना देना है। उन्होंने कोई व्यक्तिगत कुछ ऐसा कहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। ये गलत है। दूसरी चीज, समाज में हिंसा फैलाने का समर्थन कभी कोई राजनीतिक दल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ खड़ी है, और जो लोग बंगलुरु में हिंसा फैलाए, उन लोगों से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी की जाएगी। और बीजेपी का इतिहास रहा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, हरियाणा में किया, और कर्नाटक में भी ऐसा होगा। किसी भी व्यक्ति को हिंसा फैलाने या नुकसान करने की इजाजत नहीं है। वो चाहे कांग्रेस से जुड़ा कोई एमएलए हो, चाहे जनता के लोग हों, चाहे थाने में हो, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। बिल्कुल हरिहर साहब, आप जो बोल रहे हैं वो सब कानून की किताबों में लिखा है। हमने देखा है कि किसी को हक नहीं है, को जो पकड़ा जाएगा उसको सख्त सजा भी दी जाएगी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बाकायदा आईटी सेल जो गठित किए गए जगह जगह, उसमें आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स में कहा कि आप लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हिंसा सिर्फ वो नहीं होती है जब कोई आग लगाने जाता है, हिंसा तो वो भी है जो आग लगाने का एक पूरा माहौल बनाता है, जो दिलों में पहले आग लगाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब। कुर्बान साहब, जिस तरीके का पूरा इस समय राजनीतिक माहौल है देश का, और लग रहा है जैसे हम 1920 के उन दिनों में वापस लौट गए हैं जब शुद्धिकरण जैसे आंदोलन चल रहे थे और एक दूसरे के पैगंबरों के खिलाफ, भगवान के खिलाफ तरह तरह की बहसें होती थी। ऐसा लग रहा है कि सभ्यता की जो गाड़ी है अचानक उलट गई है और हमें उन दिनों में वापस सोशल मीडिया के जरिए ले जाया जा रहा है, जहां से बड़ी मुश्किल से निकलकर लोग आए थे इस तूफान से, उस तूफान से एक कश्ती को निकालकर लाया गया था। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, आपने तो 1920 की बात की। 1920 में तो हमारे पास महात्मा गांधी थे, जिनकी एक आवाज पे देश शांत हो जाता था। लोग आग लगाने की कोशिश करते थे तो वो उस पर पानी डाल देते थे। लेकिन अब तो डेलिबरेट कोशिश हो रही है इस हजारों साल में जो समाज बना है उसको तोड़ने की, और ये उसका एक नमूना है। और बेंगलोर में ये काम पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग वहाँ थे, उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हजारों लोग ट्रेनों बसों से भागते हुए नजर आए और अजीब किस्म की दहशत। तो ये एक ख़ास तरह की विचारधारा अपनी मशीनरी का इस्तेमाल, उसका प्रयोग करती है, उसको टेस्ट करती है। और अब तो ये खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि साहब अब इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान कर दो, इसी से चुनाव जीता जा सकता है, इसी से सत्ता में बनाए रह सकता है। अब ये जो नवीन नाम का आदमी है जिसके इस मैसेज से ये दंगा फैला बेंगलोर में, उसके बारे में पुलिस के पास पूरी जानकारी थी। और जिस दिन ये हिंसा हुई है कल शाम को, उसमें भी कई घंटे पहले पुलिस इंतजार करती रही, क्योंकि विधायक का भतीजा है और जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक और उसके भतीजे पे हाथ डालना कोई आसान काम तो होगा नहीं। तो इसलिए, और अब ये माना जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब गलती हुई है, अब ये माना जा रहा है, अब निंदा भी की जा रही है इन सारी चीजों की। लेकिन सवाल ये कि ये होने क्यों दिया गया? ये मुल्क इतना आसान है, 3 लोगों की जान चली गई, अभी और पता नहीं कितने और घायल भी होंगे, उसमें से भी लोग शायद मरेंगे या जिंदा रहेंगे। लेकिन जो नुकसान होना था, जो समाज को बनाने का काम बरसों में होता है, वो आपने लम्हों ने खत्म कर दिया। तो आप लगातार इस कोशिश में हैं कि इस समाज को तोड़ा कैसे जाए। ये जो हजारों साल पुरानी अब जिस सभ्यता और संस्कृति की आप बात कर रहे थे, उसको बचाने की बजाय ओवर टाइम किया जा रहा है उसको तोड़ने के लिए, और उसका मकसद सिर्फ एक है, सत्ता हासिल करना। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन हम इस पे आएंगे। अभी एक सवाल मिराज साहब से ले लेते हैं। लेकिन जो बेंगलुरु में हुआ, मान लीजिए एक टिप्पणी हुई, गलत हुई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई या उसमें विलंब हुआ, तो बजाय सरकार पे सवाल करने के अगर भीड़
खुद निकलकर इस तरह से आगजनी करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ऐसी ताकतों को और बल मिलेगा? क्या सामाजिक रूप से हम एक ऐसे असहिष्णु दौर में पहुंच गए हैं जहां हो सकता है कि शक्ति संतुलन अलग हो, लेकिन मानसिकता कुछ एक तरह से काम कर रही है? जो हमारे हाथ में ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मिराज साहब, देखिए, मैं इसमें सबसे पहली बात कह दूं कि अगर हिंसा मेरा कोई सगा रिश्तेदार भी करे तो भी मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। फिर हिंसा हुई तो वो बिल्कुल गलत है और निंदनीय है, कोई भी हिंसा करे। लेकिन अब सवाल दूसरे पहलू पे आ जाइए कि सोशल मीडिया जो है वो एक दुधारी तलवार बन गया है आज के टाइम पे, खास करके हिंदुस्तान में। उसकी मेजर वजह मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, और गुस्सा उनके अंदर पड़ गया है, इसलिए वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जैसे पालघर में अगर आप देखिए कि 2 साधुओं को कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया के रुमर पर मार डाला। ऐसे ही दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, बीदर में एक मोहम्मद आजम नाम का इंजीनियर था, उसको जो है बच्चा लिफ्टर समझ के लोगों ने मार डाला। तो ये जो सोशल मीडिया है, इस पर अब सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या कानून, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो जैसे जुर्माना लगाते हैं हम ट्रैफिक में, कि अगर हम स्पीड बहुत तेज चला रहे हैं तो ट्रैफिक में जुर्माना लग गया, तो इसी तरीके का जुर्माना लगाया जाए, चाहे कोई पोस्ट राम के खिलाफ हो या कोई पोस्ट रहीम के खिलाफ। दोनों पोस्ट तत्काल सरकार को बंद करनी चाहिए, और अगर कोई भी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है तो वो सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है, और वो गलत है, और इसका रिपरकशन आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये सभी लोगों को शायद इस पर एक अपने वैल्यू सिस्टम में इस बात को लाने की जरूरत है, नहीं तो सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो शायद हमारे समाज का एक आईना है। पवन जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की नफरत, जिस तरह का पूरा इस तरह से एक असहिष्णु माहौल हमें नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे समाज का आईना है? या फिर आप ये मानेंगे इस बात को कि इस तरह से समाज को बनाने की एक सुचिंतित कार्रवाइयां हो रही हैं? क्योंकि आईटी सेल एक बिल्कुल नई घटना है। कभी ये नहीं सोचा गया कि अपने पार्टी के लोगों से ये कहा जाए कि तुम कुछ भी अफवाह फैलाओ, तुम नेहरू को किसी की संतान घोषित कर दो, तुम किसी नेता के बारे में कुछ भी छाप दो, अगर उससे नफरत फैल रही है और हमारा फायदा हो रहा है। पवन जी, देखिए, आप जो हम देख रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स का एक क्यूमुलेशन है, जो हम पहली बार हमारे समाज में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस आ गई है। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर मैं जो कुछ कहना कह पाऊंगा और मैं पकड़ा नहीं जा सकता। तो लोगों को एक अंधाधुंध विश्वास है कि मैं इंटरनेट पर संपूर्णतः अध्यक्ष हूं, एनोनिमस हूं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। आज आप पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाए। तीसरी बात, क्योंकि हमारे यहाँ सख्त कानून नहीं है हेट स्पीच को लेकर, लिहाजा इस कानून के जो अभाव है उसका शोषण विभिन्न प्रकार के एक्टर्स करते हैं। और लाजमी सी बात है, अगर आप हेट स्पीच को अपने देंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो उसका नकारात्मक प्रभाव लोगों की मानसिकता पर तो पड़ेगा। आपको पूरे इस भूसे के जाल में एक तीली डालनी है और पूरे का पूरा भूसे का जाल एकदम खत्म हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप नंबर 1 लोगों में मुझे लगता है कि सेंसिटाइजेशन लाएं, अच्छी बात है। कानून हेट स्पीच को लेकर आए और लोगों को दिलों में डर हो कि अगर मैं कल झूठा साबित हुआ गया या मैं हेट फैलाता पाया गया तो मेरे बरखिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि मेरा भविष्य चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन पवन जी, यही समस्या है कि बहुत लोग सिर्फ हेट स्पीच देकर ही रातों रात किसी पार्टी में बड़े नेता हो जाते हैं। हरिहर जी बैठे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, कपिल मिश्रा को तुरंत मिल गया, जबकि आम आदमी पार्टी से आए थे। खैर कोई बात नहीं, हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी तमाम पहलुओं पर। दंडहीनता यानी दंड न मिलने का जो भरोसा है उसने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे?
क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। एक बार फिर स्वागत है आपका राजनीति में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के यानी सामाजिक मीडिया के असामाजिक व्यवहार पर। हमारे साथ जुड़े हैं कुर्बान अली साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुर्बान साहब, शायद पिछली बार एक तथ्य गलत हो गया था आपकी बात में, वो ये कि जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के बताए जाते हैं और उनके भतीजे की पोस्ट से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन असली चीज़ ये है कि सोशल मीडिया जिसका एक मकसद था कि लोग आपस में जुड़े, लेकिन आपस में जुड़ने की जगह तोड़ने की कार्रवाई का एक संगठित अभियान उद्यम बन गया है। और कहीं ना कहीं जिन प्लेटफॉर्म्स में ये सब हो रहा है वो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, उनके आर्थिक हित हैं और उन आर्थिक हितों का संबंध राजनीतिक सत्ताओं से भी है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे में जब कोई मुफ्त में भी फोन लोगों को देने की एक पूरी योजना हमारे सामने पिछले दिनों आती है, तो किसी बड़े डिजाइन का भी एक हिस्सा हमें नजर आता है? क्या कहेंगे आप? पंकज जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे दुरुस्त किया। मैंने मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है उसी के आधार पर अपनी बात कही थी, और अगर जैसा आप कह रहे हैं तो मैं अपने आप को आई स्टैंड करेक्टेड। अब सवाल ये कि जो आपने सवाल किया, हमारे यहाँ हर चीज़ जो होती है वो आज़ादी के नाम पे इस हद तक गैर जिम्मेदार हो जाती है कि जो चाहे वो करने लगी, और यही सोशल मीडिया के साथ हो रहा है। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी औजार नहीं है जिससे इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मतलब कानून है लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं है कि उन तक पहुंचा जा सके जो ये शर पैदा करते हैं, जो फसाद पैदा करते हैं। अब एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मीडिया के बारे में भी, हालांकि जवाहरलाल नेहरू का तो ये कहना था कि मीडिया चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाऊंगा, और लगना भी नहीं चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन मीडिया का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है अपने लिए कि वो उसको किस तरह से करे। जाहिर है इसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमें सोशल मीडिया के नाम पे भी करना है, क्योंकि फिर अगर इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया या ये डर पैदा नहीं हुआ लोगों में कि वो चाहें जो गैर जिम्मेदाराना बात कह दे जिससे कि नुकसान पहुंच जाए और ये इतनी बड़ी घटना हो जाए जो अभी बेंगलुरु में हुई, या उसके अलावा और जो पिछले वर्षों में होती रही हैं, तो उसका कोई मॉडस ऑपरेंडी हमें तलाश करना पड़ेगा कि क्या एक चीज़ हो। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी पार्टी हो, उसे भी एक अपने आप को संयम में बांधना होगा और तय करना पड़ेगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। अब मैं उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा जो दिल्ली में हाल ही में जो दंगे हुए थे उसमें हुआ, लेकिन जाहिर है कि वो चीज़ें बार बार हमें याद दिलाती हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो वो चीज़ अगर रहेगी तो फिर हम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हरिहर जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं और इतिहास की एक समझ भी है आपके पास। एक ज़माने में जैसा कि कुर्बान साहब ने कहा कि हमारे पास गांधी जैसे नेता थे, यानी हम आपस में चाहे जितना लड़ रहे हो, यानी जनता के बीच कितनी भी कटुता रही हो, पर जब वो शिखर की ओर देखती थी तो वहाँ लगता था कि वहाँ अमन को लेकर बेकरारी है, वहाँ इस देश को एक मोहब्बत का चमन बनाने को लेकर बेकरारी है। लेकिन आज अफसोस वैसा नहीं दिखता है, और जो लोग जितनी हेट स्पीच दे पाते हैं वो अचानक विधायक, मंत्री और क्या क्या बन पाते हैं। और अफसोस तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे तमाम लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं जिनका ट्विटर नफरत के सैलाब से भरा हुआ है। क्या इस पर आपको या आप जैसे लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है? हरिहर जी, क्या आपको मेरी आवाज आई? बड़े मौके पर हरिहर जी को आवाज नहीं मिली, शायद मिल जाएगी, हम कोशिश करते रहेंगे। मेरा साहब,
एक जो अभी ये सवाल मैंने किया उसको एक विश्लेषण के रूप में आप से हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे शिखर पर एक शून्य है, एक बड़ा शून्य है। हम उस तरफ देखते हैं तो कहीं हमें मोहब्बत का पैगाम देता कोई बड़ा शख्स जिस पे सबका यकीन हो वो नहीं दिख रहा है। अभी जो आवाज नहीं आई, यही सारी एनालिसिस है कि शिखर पर आवाज पहुंच नहीं रही है मोहब्बत वाली, लेकिन नफरत वाली आवाज पहुंच जा रही है। उसकी वजह यह है कि क्षणिक फायदे के लिए बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं इस मुल्क का, चाहे वो दंगा राम के नाम पर हो या रहीम के नाम पर। दंगा हमेशा नुकसान इंसानी जानों का करता है, प्रॉपर्टी का करता है और सरकारों का करता है, और उस इलाके को सालों पीछे ढकेलता है। इसलिए इस किस्म के लोगों को जो भी बढ़ावा दे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचार हो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में। और दुनिया कहाँ पहुंच रही है? जापान जो है वो चांद पे धान बोने की बात कर रहा है, और हम बेंगलोर और दिल्ली जैसे धंधे देख रहे हैं जहां व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे को मारने की साजिशें की जा रही। दिल्ली में एक खुलासा हुआ, आपने खुद देखा होगा। एक जमाना वो था जिस जमाने में अटल बिहारी ने बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट हटा दिया गया, तो उन्होंने वापस कहा कि इसे लगा दो। और वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में लिया था, जबकि उस वक्त कोई अहमियत नहीं थी सियासी तौर पर जवाहरलाल नेहरू क्या। तो ये दौर और उस दौर में बहुत फर्क हो गया है, और दोबारा हमें वैसी कोशिशें करनी पड़ेगी, वरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे इस मामले। यानी मसला भारत की रचना का है, पुनर्रचना की है, और उन मूल संकल्पों को याद करने का है जिस पर शायद भारत की संविधान सभा ने कभी शपथ ली थी। हमारे साथ जुड़ गए हरिहर जी। हरिहर जी, आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन हमने सवाल ये पूछा था कि कभी हमारे पास गांधी जैसे नेता थे, हम शिखर की ओर देखते थे तो हमें एक तड़प नजर आती थी, मोहब्बत का पैगाम देता हमें नेतृत्व नजर आता था। और आज हम देखते हैं कि जो जितनी हेट स्पीच दे ले वो उतना आगे बढ़ रहा है। आपकी पार्टी में तो गिनाने की जरूरत नहीं। पिछली बार मैंने आपसे कुछ अर्ज किया था, आपकी पार्टी में आप प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं जिनके ट्विटर पर सिर्फ नफरत है। क्या इस पर किसी विचार की जरूरत आपको महसूस नहीं होती? लगता है कि आपसे जुड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप जिस जगह पर हैं वहां पर शायद हम लोग जैसे लोग, खास तौर पर मीडिया के साथ कोई सार्थक संवाद नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको शायद ज़रूरत भी नहीं रहती है। मीडिया में बहुत लोग वही बोल ही रहे हैं जो आप चाहते हैं। बहरहाल पवन दुग्गल साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। पवन जी, ये खतरा सिर्फ भारत में तो नहीं होगा, दुनिया में होगा, अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा। हमसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जाने का एक हुनर हासिल किया था, पर क्या शऊर भी हासिल किया उन्होंने? हमें हमारी जैसी समस्या क्या वहां पर भी है? और वहां रोका कैसे? देखिए, हमारी जैसी समस्या वहां पर भी है, लेकिन वहां पर कानूनी प्रकरण ज्यादा शांत है। वहां पर हेट स्पीच को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान है, और कोई भी व्यक्ति हेट स्पीच में इंडल्ज करने से पहले 4 बार समझता है कि अगर मैं पकड़ जाऊं तो मेरी क्या परिस्थिति होगी। हमारे यहाँ कानून का संपूर्णतः अभाव है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो एक अपंग कानून है, कि हेट न्यूज को डील करने के लिए या हेट स्पीच को डील करने के लिए। और हेट स्पीच के साथ साथ अगर दाल में कोई तड़का लगाता है तो वो है फेक न्यूज। तो हेट स्पीच और फेक न्यूज का बड़ा पोटेंट कॉम्बिनेशन है जो भारत में आज संपूर्णतः अनियंत्रित है, क्योंकि कानून की यहाँ पर चुप्पी है, लिहाजा विभिन्न प्रकार के एक्टर्स इस तरह के जो अभाव है उसका पूरा शोषण करते हैं और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका पालन करते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में भी ज्यादा जागरूकता लानी पड़ेगी। हम जो बहाव में बह रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आए तो अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी समझता है कि अमन और शांति भारत के लिए सर्वोपरि है, और विभिन्न प्रकार के समुदाय एक साथ मिलकर काम करें, रहें और सद्भावना पैदा करें, उससे ही ज्यादा भारत की प्रोग्रेस और प्रगति हो पाएगी। लेकिन उसके माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। और मनुष्य का पूरा इतिहास बर्बरता से सभ्यता का इतिहास है, और तमाम उपकरण उसने बनाए इसी सभ्यता को हासिल करने के लिए। लेकिन
जब सोशल मीडिया का निर्माण हुआ तो ऐसा लगता है कि उसका मकसद नफरत फैलाना ही है। फेक न्यूज़ अपने आप नहीं आती, फेक न्यूज़ बनाई जाती है और प्रसारित की जाती है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? कल नहीं रहे राहत इंदौरी साहब, इस दुनिया फानी को विदा कह गए हैं। कल से बहुत उस शेर को बार बार पढ़ा गया है। इस प्रोग्राम के आखिर में श्रद्धांजलि बतौर हम भी पढ़ना चाहेंगे, और वो वही कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।